3 बनाम 13 आना का डिबेट उठा करके लोहिया ने पूरा संसद में हंगामा मचा दिया। और आज की तारीख में अपने सामने ही हम लोगों ने 2 लोगों को उठा करके सिर पे पहुंचा दिया, अडानी अंबानी को। और आज हम उनके संपत्ति के उसके राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। अरे वो तो राष्ट्र की ही संपत्ति उनको दिया गया है, जितना वो कर्ज लिए है, खाली उनसे कर्ज की अगर भरपाई कर लिया जाए तो फिर ये बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। अब हम चलेंगे सुभाष पारे जी के पास। आप सुभाष पारे जी एस एन जोशी फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी भी है, तो ये सुभाष पारे जी, आपकी टिप्पणी 90 सालों के समाजवादी आंदोलन पर। सुभाष पारे धन्यवाद जी। तिवारी जी। हाँ, धन्यवाद तिवारी जी। सभी साथियों को समाजवादी आंदोलन के 90 साल होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। असल में 17 मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन आयोजकों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 90 साल इस तरह का विषय लेने के बजाय समाजवादी आंदोलन के 90 साल विषय लिया। इसमें काफी मतलब है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले कुछ सालों में समाजवादी विचार को जिंदा रखने का काम इस देश में जन आंदोलनों ने ही किया है। तो वो जो सारे जन आंदोलन है, समाजवादी विचार को आगे ले जाने वाले, उनके प्रति ये कार्यक्रम समर्पित है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी मंत्री जी ने कुछ बातें रखी, डॉक्टर सुनीलम जी ने कुछ बातें रखी। ये सच है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो आगे चलने वाली जो धड़े थी, सोशलिस्ट पार्टी अब नहीं है या उतनी ताकत से नहीं है, और हम समाजवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे काफी सारे मुद्दे आगे बढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ मुद्दों को डॉक्टर सुनीलम जी ने गिना है कि जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा आज कांग्रेस ने अपने एजेंडा पे लिया है, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है अजित पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उन्होंने भी अपने एजेंडे पर जातिगत जनगणना का विषय लिया है। वैसे तो मंडल आयोग से ही सामाजिक न्याय का मुद्दा आगे बढ़ा, लेकिन असल में जिस तरीके का सामाजिक न्याय हम चाहते थे, उस तरीके का सामाजिक न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी क्या? जातिगत जनगणना होने के बाद भी उस तरीके की सामाजिक न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। मतलब एक तरफ पूरे देश भर में आरक्षण के आंदोलन लड़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जाति समूहों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ये इतना प्रचलित हो चुका है, सरकारी सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, और आरक्षण के दायरे में आने वाली नौकरियां हेतुतः कम की जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और प्राइवेटाइजेशन लाया ही इसलिए जा रहा है, एक उसका मकसद आरक्षण को खत्म करने का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आगे जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे मुद्दों को गिनाया जा सकता है, वक्त बहुत कम है। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोगों को नीरू फुले जी को शायद वो जानते हो, एक्टर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रखर लोहियावादी थे, राष्ट्र सेवा दल से संबंधित थे। उनके साथ मैं एक चुनाव प्रचार पे घूम रहा था 5-6 दिन, और वो प्रखर लोहियावादी थे। लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक अशोक मेहता जी के एक कोट को याद दिलाया मुझे कि 1952 में जब अशोक मेहता जी सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गए, उस समय कंपल्सन ऑफ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, ये जो उनका थीसिस था, उसकी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन अशोक मेहता जी उस समय ये कह रहे थे, ऐसा मुझे नीरू फुले जी ने बताया। मैं तो कभी अशोक मेहता जी से नहीं मिला, और नीरू फुले जी ने बताया जो कट्टर लोहियावादी थे। नीरू फुले जी ने यह कहा कि अशोक मेहता जी हमेशा ये कहते थे कि आइडियल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स विल नेवर बी अल्टरनेटिव, आइडियल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी ए सपोर्टिव। और मुझे लगता है कि आज हम सब लोग, मुझे पता नहीं महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा, लेकिन हम सब लोग आज उसी तरीके से एक सपोर्टिव भूमिका में आज आए हैं। एक तरह से जो अशोक मेहता जी ने कहा, उसी तरीके से एक सपोर्टिव रोल में हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो मुझे, और पहला मेरा वाक्य था कि समाजवादी विचार को जिंदा रखने का काम पिछले कुछ सालों में जन आंदोलनों ने ही किया है, पार्टी तो
उस तरीके से कार्यरत है नहीं। तो सिर्फ 2 मुद्दे मैं बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। पहला मुद्दा कि जो अशोक मेहता जी ने कहा था उसी तरह से सोशलिस्ट विचारों को समाज में प्रसारित करने के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से, मैं राष्ट्र सेवा दल को भी एक जन आंदोलन ही मानता था जब मैं उसका अध्यक्ष था तब, तो एक जन आंदोलन के माध्यम से समाजवादी विचारों का एक दबाव गट हमेशा कैसे काम करता रहे, वो विस्थापितों के लिए काम करे, वो सेक्युलरिज्म के लिए काम करे, वो सोशल जस्टिस के लिए काम करे। तो इस तरीके की एक, अगर सुनीलम जी ने जो कहा उस तरीके से 90 साल में, आने वाले 1 साल में अगर कुछ प्रोग्राम्स हमको तय करने हैं तो इस तरीके का एक दबाव गुट कैसे हम बनाए, इस पर सोचना चाहिए, एक। और दूसरा मुद्दा जो मैं बार बार ये कहते आया हूं कि मैं हमेशा यहाँ पब्लिकली ये कहता हूं कि मैं सोशलिस्ट हूं क्योंकि मैंने लोहिया जी को पढ़ा है और साथ साथ मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पढ़ा। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है या जो कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिए है उसमें मुझे सोशलिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो सोशलिस्टों को अगर आगे बढ़ना है, मतलब मैं खुद के लिए भी कर रहा हूं, तो सिर्फ 1934 में जो प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया का जो पूरा रास्ता प्रवास आगे चलकर जो हुआ, उसी एक दायरे में ना सोचते हुए, उसी एक चौकट में ना सोचते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से संविधान सभा को जो निवेदन उन्होंने दिया था, उस निवेदन को ठीक तरीके से पढ़ते हुए और उसके साथ साथ लोहिया जी की जो एक कल्चरल पॉलिसी थी जिसकी आज बहुत जरूरत है, जय श्री राम का नारा जिस तरीके का विखार पहुंचा रहा है, ऐसी स्थिति में लोहिया जी ने जो शिव रामकृष्ण के बारे में और यहाँ की मिट्टी की एक कल्चरल राजनीति के बारे में दिशा दी थी। मैं बहुत संक्षेप में ये सब कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समय कम है। तो इसको जोड़ते हुए समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ना होगा। और अंत में सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें कि समाजवादियों ने विचार तो बहुत अच्छे रखे, लेकिन समाजवादियों को उस विचार को समाज तक ले जाने वाला हथियार के रूप में अपने संगठन को कभी महत्व नहीं दिया, संगठन की मजबूती को कभी महत्व नहीं दिया। और ये तो लोहिया जी से चलता आ रहा सिलसिला है, लोहिया जी हमारे आदर्श है, लेकिन लोहिया जी ने भी कभी संगठन को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगर आगे हमें बढ़ना है तो संगठन को महत्व देना पड़ेगा, एक। और दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत संक्षेप में कह रहा हूं कि आगे की सदी में, मतलब 21वीं सदी के आगे के कार्यकाल में जो समाजवाद का प्रचलन होगा उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव क्षेत्र से गुजरना होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव क्षेत्र से गुजरना होगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रचलन हर क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के, चिकित्सा के, लीगल क्षेत्र में, सब जगह हो रहा है। और बड़ा उसका परिणाम एक तरफ नौकरियों पर होने वाला है और दूसरी तरफ कल्चर समाज की जो एक मानसिकता है उस पर भी होने वाला है। तो अगर 90 साल में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आने वाला प्रभाव देखते हुए युवाओं के पास हम समाजवाद के मूल्य को कैसे ले जाएंगे, इस पर विचार करके आगे जाना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।